नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा, रोज की तरह आपके साथ। आप देख रहे हैं कॉफी पर कुरुक्षेत्र, आपका प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जहां बहुत खुलकर बात करते हैं हम। वहाँ बाकी लोग तरह की नहीं, जहां पर लोग छुपा कर बोलते हैं, यहाँ हम सब कुछ खुल्लम खुल्ला बोलते हैं आपके सामने। और रोज एक नए मेहमान को आपके सामने लेकर के आते हैं। नए मेहमान, नई बातें, नई मजेदार चीजें आपको जानने को मिलती हैं। तो मैं आज के मेहमान से आपको मिला देता हूँ। प्रोफेसर दिलीप मंडल हमारे आज के मेहमान हैं। इनके बारे में एक ही चीज कहना चाहता हूँ, लव हिम, हेट हिम, यू कैनॉट इग्नोर हिम। आप इनके सोशल मीडिया पर चले जाइए तो क्या तो ये झेलते हैं और क्या तो ये झिलाते हैं, क्या क्या ये कहते हैं। अरे प्रोफेसर सर, स्वागत पहले तो। अच्छा, दीपक चौरसिया साहब रोज की तरह हमारे साथ हैं। देवेंद्र पराशर जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ हैं। हाँ, तो एक आध बार तो मेरी भी हो चुकी है इनसे सोशल मीडिया पर, बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम, सर चलता रहता है। तो प्रोफेसर साहब देखिए, एक तो इस प्रोग्राम में एक शर्त होती है, जो बात कहेंगे खुल्लम खुल्ला कहेंगे। अब आप बचाना यहाँ कुछ नहीं है, ये इसीलिए कॉफी है, कॉफी पे बैठ के हमारा आज गप मारेंगे। प्रोफेसर साहब के जो कोर इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं, ये तो पत्रकार रहे हैं, एकेडमिशियन रहे हैं, तो लिखना पढ़ना इनका काम है। अब देश में चुनाव चल रहे हैं तो चुनाव भी फॉलो कर रहे हैं, चुनाव के बारे में आपकी कोई ओपिनियन भी होगी, वो भी हम इनसे पूछेंगे। इसके अलावा इस वक्त जो आप जितना ये जाति, आरक्षण, मुसलमान सब देख रहे हैं ना, इस पर वो आजकल खूब खुलकर टिप्पणियां कर रहे हैं, खूब खुलकर बात कर रहे हैं। क्या बातें हैं वो भी आपके सामने हो जाएंगी। सर देखिए, इस वक्त लोगों को इंटरेस्ट तो एक ही चीज में, कोई ये बता दे हमको कि चुनाव में हो क्या रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो कुछ तो आपका भी होगा, पत्रकार भी रहे आप। देखिए, ऐसा है कि जो मेरे पड़ोसी हैं जैन साहब और बगल में रहते हैं घोष साहब, इन लोगों ने भी मुझे बताया कि उन्होंने किसको वोट डाला है। तो प्रेडिक्ट करना तो देखिए ऑलमोस्ट दिस इज इम्पॉसिबिलिटी, राइट। तो प्रेडिक्ट मैं नहीं करता हूँ कभी भी। मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप ये जानना चाहें तो मैं बता सकता हूँ क्या चाहता हूँ। क्या ये इलेक्शन इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट है? हर इलेक्शन इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट है, वरना मतलब समझिए कि 2004 में वाजपेयी जी का जाना किसी ने प्रेडिक्ट नहीं किया था, जनरली एक भी पोस्टर ने प्रेडिक्ट नहीं किया था। तो इवन 2004 जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोग फेल हुए थे। तो देखिए, अब ये तो तोता निकाल देता है ना कि जीतेगा या हारेगा, तो उसमें से एक तो कुछ होना ही होना है, तो उस टाइप का है। बहुत ज़्यादा मतलब इतने सारे फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। मतलब एक कंस्टिट्यूएंसी में ये फैक्टर कितना बड़ा है, ये जो चेहरा दिख रहा है आपको सफेद दाढ़ी वाला? नहीं, ऑब्वियसली सबसे बड़ा फैक्टर तो होना ही है ना, क्योंकि मतलब प्रधानमंत्री हैं तो ऑब्वियसली उनके आसपास ही चुनाव होना है, क्योंकि लोग वोट किसी के लिए भी डालते हैं, किसी के खिलाफ भी डालते हैं। तो किसी आप मानते हैं कि एक रेफरेंडम टाइप है मोदी जी पर, मोदी लाओ या मोदी हटाओ, इसी पर चुनाव है? इसी पर हर चुनाव होता है। मतलब हर चुनाव जो मौजूदा सरकार है उसको बनाए रखने या उसको हटाने के लिए होता है। सौरभ, दिलीप भाई को तोता तो निकालना चाहिए भाई, ऐसा नहीं, बच नहीं सकते तोता तो निकलेगा। अभी भी आए हैं, बैठे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे बातों से, वो कार्ड निकालेंगे। अभी उन्होंने शपथ सुनी है, अभी ये शपथ ग्रहण करेंगे अंदर से। तो जब वो जो शर्त है ना हमारी, तो वो उसके बाद चलिए ये सवाल फिर मैं प्रोग्राम के एंड में दोबारा पूछ रहा हूं। ठीक है सर, इस चुनाव में हम जो देख रहे हैं वो ये है, दो ही नैरेटिव चल रहे हैं। अब मुद्दे किसी ने कितने भी उछाले हो, कोर इशू एक तरफ का नैरेटिव ये, मोदी आया तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान बदल देगा, राहुल गांधी यही कहते हैं, इसीलिए इनको 400 सीट चाहिए। मोदी जी ने कहा कि ये लोग आएंगे तो ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं, और ये आपका SC ST OBC का जो आरक्षण है वो आरक्षण मुसलमानों को दे देंगे। यही दो नैरेटिव चल रहे हैं, सिंपल। आप एग्री करते हैं? हाँ, ये एक्चुअली इस चुनाव का सरप्राइज है, क्योंकि जब चुनाव शुरू हुआ था तो ऐसा लगा था कि चुनाव ऐसे होगा कि इस सरकार का रेफरेंडम होगा, इसको रहना है नहीं रहना है। डेवलपमेंट और अपने किए हुए काम पर नरेंद्र मोदी अपना वोट मांगना शुरू कर रहे थे, और अपना एक घोषणा पत्र लेकर चली आई थी कांग्रेस, जिसमें कि न्याय और वगैरह वगैरह की बातें वो कर रहे थे। एक्चुअली मुझे लगता है कि इस चुनाव को यहाँ पर जो लेके आई वो कांग्रेस लेकर आई, और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। कांग्रेस ने जैसे ही कहा कि हम न्याय करेंगे और हम कास्ट सेंसस करेंगे और एक्सरे करेंगे, जो भाषणों में कम से कम 10 बार बोल चुके, ये नहीं कर सकते, नहीं कर, ऐसा कहा है। फिर उनके नेता कहने लगे रिडिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स उनके गुरु कहने लगे, जिससे वो बाद में पीछे हटे, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो ये एक्चुअली जब कहा तब नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि ये लेकर किसको दे देंगे ये बताओ, राइट। तो ये जब उन्होंने कहा कि लेके किसको दे देंगे, तो इसमें उन्होंने मनमोहन सिंह का एक वक्तव्य निकाल के दे दिया, और वो इलेक्शन का टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद इलेक्शन वहां चला गया जहां आप बता रहे हैं कि किसको दे देंगे, तो ये इनको दे देंगे, क्योंकि वो मनमोहन सिंह का जो बयान था कि फर्स्ट क्लेम ऑन नेशनल रिसोर्सेज वाला जो बयान था, उस बयान के अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है, लेकिन वहीं से इलेक्शन
आप कह रहे हैं कि ये इस पर मतलब मुसलमान पर या जात पर और आरक्षण पर इसको लेकर के कांग्रेस इनिशिएटेड दिस डिबेट बाय इन्वोकिंग द आइडिया ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। जब वो रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो होगा ना कि किसी से लोगे तो किसको दोगे, इसका फिर आपकी फिलॉसफी। वहां पर मैंने एक इंटरवेंशन किया, मैंने ये कहा कि कांग्रेस लेकर किसको दे देती है, इसका कांग्रेस के पास एक मॉडल है। और कांग्रेस का मॉडल है कि वो लेकर मुख्य रूप से माइनॉरिटी को दे देगी, ये इनकी फिलॉसफी है, खास करके यूपीए 1 और यूपीए 2 में। ये हुआ है, ये बिल्कुल हुआ है। और इसके SC, ST, OBC का आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। मेरे पास 10 एविडेंसेस हैं जिसको मैंने कहा, और प्रधानमंत्री जी और सारे लोगों ने उसको कहा। इसका आज तक कांग्रेस ने इनमें से किसी एक चीज का भी खंडन नहीं किया है। जैसे मैंने कहा कि आपने तो प्राइम मिनिस्टर का एलिगेशन या जो वो खतरा बता रहे हैं वो रियल है? वो खतरा इतना ज्यादा रियल है कि जब इसके कोई आरोप लगता है तो कांग्रेस उसकी कोई सफाई भी नहीं देती है। जैसे कांग्रेस का 2009 का घोषणा पत्र, अगर कांग्रेस के 2009 के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है, जिसका वो कैसे खंडन करें, कर भी नहीं सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हमने 3 राज्यों में, जैसे मैं पढ़ रहा हूं एग्जैक्टली, अब ये 2009 का घोषणा पत्र है कांग्रेस का। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैज पायनियर्ड रिजर्वेशंस फॉर माइनॉरिटीज इन केरला, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्डनेस। वी आर कमिटेड टू अडॉप्ट दिस पॉलिसी एट द नेशनल लेवल। अब कांग्रेस अपने इतिहास को कैसे मतलब कहाँ पहुंच के फेंक दे, मतलब इसको कहाँ किस ताले के अंदर बंद कर दे कि नजर ना आए। इंटरनेट पे अवेलेबल है, उनके अपने सारे लोगों के लाइब्रेरी में मौजूद हैं, सारे रिसर्चर्स के पास ये घोषणा पत्र है। तो आपने जब कहा कि केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में हमने माइनॉरिटी रिजर्वेशन दिया है और हम पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, अभी कांग्रेस अपने इस अतीत से कैसे छुटकारा पाए? इन प्रिंसिपल आप माइनॉरिटी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं? सख्त खिलाफ हैं। वो हो जाएगा तो देश टूटेगा भाई साहब, देश टूट जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। देश टूटा कैसे था? मुस्लिम लीग ने जैसे ही कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम अलग हैं, हमको अलग से राइट्स मिलने चाहिए, हमको सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, दैट बिकम द जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान। यही आर्गुमेंट पाकिस्तान लेकर आया। और आपको मेरे ख्याल से वो डेट भी मैं आपको बता देता हूँ, 26 वो डेट क्या है जिसमें कि पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुई है। आप पार्लियामेंट डिबेट अगर सारे लोग जो चाहें देख सकते हैं, निकाल कर अभी अपने इंटरनेट पर देख सकते हैं। 28 जुलाई 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये डिबेट हुई। और जब वहाँ पर जो मुस्लिम लीग के जो मेंबर्स थे वो आज़ादी की लड़ाई तो लड़े पाकिस्तान के लिए, लेकिन उसमें 28 मेंबर ऐसे थे जो पाकिस्तान कभी गए ही नहीं और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए, क्योंकि भारत में मुसलमानों की बड़ी आबादी रह गई, तो वो लोग रह गए यहाँ पर। 28 मेंबर थे, इनमें से 2 मेंबर ने कहा कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दो। सरदार पटेल ने वहाँ पर पहली बार भारत में किसी व्यक्ति ने जब स्टेटमेंट दिया है कि अगर यही चाहिए तो पाकिस्तान चले जाओ, ये स्टेटमेंट किसी आरएसएस का नहीं है। सरदार पटेल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 28 जुलाई 1949 को कहा कि अगर आपको ये अलग अलग ही करना है तो ये आप जाके पाकिस्तान मांग लो। भारत में रह गए ठीक। बोलिए, अभी तक जो दिलीप जी ने कहा, एक तो आज हमारे साथ ट्रिपल डी शो है ना, दिलीप मंडल जी, दीपक चौरसिया जी, देवेंद्र प्रकाश जी, वो उन्होंने कहा मुस्लिम आरक्षण देश के टूटने की रेसिपी होगी, देश के दोबारा बांटने की रेसिपी होगी, कतई नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस, प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि कांग्रेस ये करेगी, वो एक रियल खतरा है जो कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताता है। एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान बना कैसे था, यही तो मांगी थी ना, सेपरेट इलेक्टोरेट, यही मांगी थी कि हमको अलग से अधिकार दिए जाएं, रिजर्व सीटें होती थी मुस्लिम लीग के लिए अलग से, मुसलमानों के लिए। इसी के आधार पर जो कहते हैं ना, वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार बनी थी, क्या हुआ था, ये रियल है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि भारत और मैं सिर्फ अपनी बात खत्म कर दूं, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। कांग्रेस ये कर सकती है, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि कांग्रेस को आगे का रास्ता उनके जो रणनीतिकारों ने सुझाया है कि अगर आपको पैठ बनानी है तो इसी ढंग से बनानी पड़ेगी। हिंदुओं को जातियों में तोड़ो, मुसलमानों को एकजुट करो, ये आपका एक बड़ा वोट बैंक बनेगा। ये कांग्रेस के स्ट्रैटेजिस्ट हमेशा से सोचते हैं और अभी भी यही सोच रहे हैं। ये जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा का पूरा फॉर्मूला है, उसके अंदर उनका दिमाग भी बड़ा, उनको नहीं पता वो कैसे करेंगे, लेकिन बोलने के लिए तो है ना कि आपने कह दिया। तो अगर प्रधानमंत्री उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, गलत नहीं है। और दूसरी बात सौरभ, मैं आपको बता दूं, जब भारत का बंटवारा हुआ था तब जो लोग थे जिन्होंने वोट किया था पाकिस्तान जाने के लिए, उसमें से 90% लोग जा नहीं पाए हैं, गए नहीं, वो हो नहीं पाया।
और उसको रोका भी गया। मुस्लिम नहीं, लीग मत वाले भी जाइए। नहीं गए। मुस्लिम लीग वाले भी नहीं गए। जब और प्रधान- वो सरदर्द जो है अब इस देश के जब अंदर बना हुआ प्रधानमंत्री है। ने कहा कि आरक्षण लेकर के पिछड़ों का, दलितों का दे देंगे मुसलमानों को, तो उस वक्त बड़ी आलोचना हुई थी प्रधानमंत्री चार- की, दो तीन कि इसको इंस्टांसेस हिंदू में बताता मुसलमान हूं। बना रहे Sorry। हैं वो इस चुनाव को। लेकिन उसके बाद तो उन्होंने राहुल गांधी का बयान भी दिखवा दिया 2012 वाला, जिसमें राहुल गांधी खोलकर कह रहे हैं कि हम आए यूपी का चुनाव था तब कि हम मुसलमानों को जो है वो आरक्षण दे देंगे। लेकिन ये भी आपने एक बहस सुनी होगी ना कि भाई बीजेपी के जो राज्य, एनडीए के जो राज्य हैं, उनमें भी ओबीसी वालों में जो मुसलमानों को की कुछ जातियों को आरक्षण मिलता है, तो वो कांग्रेस वाले कहते हैं पहले वहां से हटाओ। बिल्कुल, कर्नाटक का उदाहरण उसी संदर्भ में सौरभ दिया जा रहा था। लेकिन इसके पूरे के बैकग्राउंड को अगर देखें, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार पर या बीजेपी पे जितने आरोप लगे हैं, उनमें से किसी एक आरोप ने सबसे ज़्यादा असर किया। उस असर की मात्रा चाहे जो हो, लेकिन बाकी आरोपों से अगर आप तुलना करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा असर ये आरोप किया था कि बीजेपी 400 नंबर इसलिए मांग कर रही कि वो आरक्षण खत्म कर देगी। ग्राउंड पे बीजेपी को इस बात का एहसास था और उसको काउंटर करने के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार अगर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि नहीं हम खत्म नहीं करेंगे, हम खत्म नहीं करेंगे, डिफेंसिव दिखते हैं, उसमें भी एक शक की सुई कहीं ना कहीं रह जाती है, जैसा कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी के पास ये था कि कांग्रेस के अतीत से इस पिटारे को निकाल के दिखाए कि उस मुद्दे पे भी इन्होंने क्या क्या किया है। राइट। अब मुझे ये बताइए सर, इन दोनों नैरेटिव में से फिलहाल कांग्रेस का कि ये संविधान खत्म कर देंगे और इनका कि मुसलमानों को आरक्षण दे देंगे, जमीन पे वर्क क्या कर रहा है इस वक्त? मुझे लगता है कांग्रेस ने अब ये बोलना बंद कर दिया है कि संविधान खतरे में है, और बल्कि राहुल गांधी ने बाकायदा बयान दिया कि संविधान को कोई खतरा हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बैक ट्रैक कर गई इस इशू से, क्योंकि इस बात के 10 एविडेंस हैं कि इन्होंने संविधान को कई बार वायलेट करने की कोशिश की। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, देखिए कैसे चीजें कैसे होती है, कॉन्स्पिरेसीज में कैसे होती है। 2009 में एक एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, आपको याद होगा, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, और उसमें यह था कि 14 साल की उम्र तक के हर बच्चे की शिक्षा का बंदोबस्त जो है वो सरकार को करना है। कांग्रेस ने संविधान को वायलेट करने का एक तरीका निकाला कि अगर हम ये करें कि ये स्कूल, अगर इनमें से कुछ स्कूल अगर खुद को माइनॉरिटी घोषित कर दें तो उनको हम प्रोटेक्ट कर देंगे आरटीई से। स्कूल भी माइनॉरिटी स्कूल, अब स्कूल नहीं, अभी कम नहीं, 13,000 यूनिवर्सिटी तो सुना था भारत में 13,600 स्कूल ऐसे हैं, लगभग 610 या 20 होगा। 13,000 स्कूल ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटी स्कूल हैं, और उनको SC ST OBC और माइनॉरिटी, ये जो गरीब हैं, इनका आरक्षण लागू नहीं करना पड़ता है। और इसके लिए सरकार ने क्या किया, आरटीई जिस जब लाया उसी समय ये प्रोविजन कर दिया साथ में कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम आरटीई। तो प्रोटेक्ट संविधान आपने लागू करना चाहिए था ना, संविधान में जब आ इन गया पर संविधान ही लागू नहीं होगा, आरक्षण इन पर लागू नहीं होगा। अच्छा, ये कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया, 2 कैटेगरी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स बना दी। एक स्कूल है जो कि 25% फ्री सीटें SC ST OBC और गरीबों को देगा जी। दूसरा आपने कर दिया कि जिसको कोई फ्री सीट नहीं है। तो ऑब्वियसली जो स्कूल 25% फ्री सीट देंगे उनका बिजनेस तो ऐसे ही खराब हो गया। तो आप कंपटीशन में 2 स्कूलों का जो इक्वल फुटिंग होना चाहिए, जो 25% फ्री सीट देगा और जो 25% फ्री सीट नहीं दे रहा है, तो 2 कैटेगरी बन गई। तो और इसके लिए बाकायदा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आरटीई एक्ट में एक संशोधन लाया कि माइनॉरिटीज पर लागू नहीं होगा। तो इस तरह से ये काम अगर कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कौन कर रहा है? SC ST OBC का आरक्षण मुसलमानों को देना, ये कांग्रेस अटेम्प्ट कर चुकी है, जामिया में कर चुकी है। जामिया में अपनी आंखों के सामने, दिल्ली में, इसी शहर में जहां हम बैठे हुए हैं, यहाँ से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर भी नहीं होगा, 15 किलोमीटर दूर जामिया में 2010 के बैच तक में 22% SC ST का आरक्षण था। 2011 में इन्होंने एक बकायदा सिर्फ ऑर्डर पास करके उसको 50% वहां माइनॉरिटी रिजर्वेशन दे दिया, और ये 22% रिजर्वेशन। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा और आज के इलेक्शन पर बढ़ना चाहता हूँ। दीपक सर आ रहा हूं बस में, मोटी मोटी बातें फिर मैं थोड़ा सा रियाज करता चलूं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सही खतरा दिखा रहे हैं, कांग्रेस ये कर सकती है, उसके इतिहास ये बताता है कि वो मुसलमानों को आरक्षण जो है वो दे सकती है। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को आरक्षण से प्रोटेक्टेड रखने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया, ये भी उन्होंने बताया। प्रधानमंत्री ने सर जब ये बात कही थी तो उन्होंने कहा था ये उनको दे देंगे। अब चूंकि मैंने आपके ऐसे कोई इंटरव्यू सुने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा था ये उनको दे देंगे, आपका हक, आपका आरक्षण जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं। इस पर बड़ी बहस हुई कि प्रधानमंत्री ने ऐसा कैसे कह दिया कि मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं। आपने रिएक्ट किया इस पर? तो मतलब अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको कि आप फैक्ट से नहीं जुटला सकते हैं। कहना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, मोरल है, नहीं है, सही है, गलत है, इस पर आप डिबेट कर सकते हैं। लेकिन भारत में मुसलमानों के परिवार सबसे बड़े हैं, इसको भारत का कौन सा एक सोशल साइंटिस्ट
बोल सकता है कि झूठा है। क्योंकि रंगनाथ कमीशन रिपोर्ट जो इनके लिए लगभग मतलब धर्म ग्रंथ की तरह बहुत पवित्र तरीके से उसका ये लोग कोट करते हैं, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि मुसलमानों की गरीबी की 2 वजह हैं। एक तो उनका परिवार बड़ा है, दूसरा उनकी महिलाएं काम नहीं करती हैं, कम करती हैं अपेक्षाकृत घर के बाहर जाके। तो फिर बल्कि रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट में बल्कि ये भी लिखा हुआ है, कहा था आरक्षण तो शायद 10% नहीं, उसमें उस रिपोर्ट के मतलब लास्ट में ये भी है कि जब तक ये 2 समस्याएं मुसलमानों की दूर नहीं होंगी तब तक कितना भी आरक्षण दे दो ये ठीक नहीं हो सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि आरक्षण दे दो एक अलग बात है, लेकिन आरक्षण पर उनकी जो डिबेट है कि मुसलमानों में अगर, और उसमें ये भी कहा कि ये जो दोष है ये उनके धर्मगुरुओं का है कि वो इन दोनों प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। बड़ा फैमिली साइज और महिलाएं बाहर जाकर काम करें, जो बुर्का और वो सब पर्दे वगैरह की वजह से महिलाएं, मुसलमानों की बैकवर्डनेस आरक्षण से दूर होगी भी नहीं हो सकते। ये रंगनाथ रिपोर्ट के अंदर है। ओके, वो रिपोर्ट अभी इस समय मेरे पास नहीं, कोई उसको पढ़ सकता है। आप कुछ कह रहे थे सर? मैं मुसलमानों की बात करता हूं और अम्बेडकर जिनका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल दिया जाता है, बाबा साहब ने 1931 के अंदर लिखा, किताब का नाम दिलीप बता देंगे। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है। मुसलमानों की प्रॉब्लम क्या है कि उनके लिए ब्रदरहुड सिर्फ उनके मजहब के लोगों के बीच ही हो सकता है, जिसे इस्लामिक ब्रदरहुड या उम्मा कहा जाता है। वो दोस्ती जो है या भाईचारा सिर्फ मुसलमान के साथ ही कर सकते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, हिंदू धर्म में भी कुरीतियां हैं, लेकिन कुरीतियां मुस्लिम धर्म के अंदर भी हैं, मुस्लिम मजहब के अंदर भी हैं। लेकिन उनके धर्म के जो ठेकेदार हैं या उनके धर्म ग्रंथ को पढ़ाने या समझाने वाले जो लोग हैं वो इनको दूर नहीं करना चाहते। रिफॉर्म्स के खिलाफ रहता है पूरा का पूरा मुस्लिम समाज। कहा यह जाता है, मनमोहन सिंह सरकार ने बनाई ना दोनों कमिटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर दोनों, और दोनों ने यही बताया कि मुसलमानों की हालत बड़ी खराब है। साहब नहीं, झूठ एक कहा गया असल में। अभी कपिल सिब्बल ने, आपने इसको फ्रॉड कहा था शायद। कपिल सिब्बल को मैं सबसे बड़ा झूठा क्यों मान रहा हूं कि अभी उन्होंने केस लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये कहा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुस्लिम दर्जा बचाए रखने के लिए, कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, उनको कुछ तो दो, मतलब शिक्षा संस्थान दो। अभी कपिल सिब्बल से यही सवाल फिर एएनआई के पॉडकास्ट में भी पूछा गया, तो उन्होंने, स्मिता प्रकाश ने पलट के पूछा, कहाँ है डाटा? कोई डाटा नहीं है इनके पास। मतलब ये इतना बड़ा भारत का ऐतिहासिक झूठ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों की हालत, और मुसलमान तो सच्चर कमेटी ने कहा है ना सर, नहीं तो उनके पास भी तो कोई डाटा नहीं था इस बात का। मतलब भारत सरकार ने कमेटी इस काम के लिए बनाई कि मुसलमानों की सामाजिक शैक्षणिक हालत जाकर के देखो। सच्चर कमीशन ने कोई सर्वे तो कराया नहीं। उनको असल में क्या था कि चूंकि मुसलमानों को बहुत कुछ देना था। सौरभ, एक चीज देखिए कि 2004 को हमको थोड़ा समझना पड़ेगा 2 मिनट में, क्या था 2004। वाजपेयी जी गए, सरकार आई, इनको लगा कि हमारे पास मुस्लिम्स वगैरह वापस आ गए हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत इनको 1990 के बाद कभी नहीं मिला कांग्रेस को, भारत में आज तक नहीं मिला है। इनको लगा प्रॉब्लम एरिया है यूपी और बिहार, क्योंकि यूपी और बिहार इनके हाथ से निकल गया था, खास करके 90s के बाद से कभी। और इनका वोट कौन ले गया था? एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, ये पार्टियां इनका वोट ले गई थी। तो मुसलमान आउटरीच जो कर रहे थे ना, ये मुसलमान आउटरीच वो बीजेपी को टारगेट नहीं कर रहे थे, रीजनल पार्टीज, वो यहाँ से वो वाला मुस्लिम वोट अपना वापस ला रहे थे। उनको लगा कि बिहार यूपी आ जाएगा, और यहाँ पर 120 से ज़्यादा सीटें हैं, तो यूनिफाइड बिहार था उस समय तक ना, तो ये लगा कि ये हम अगर वापस ले लेंगे तो हमारी पुरानी ग्लोरी आ जाएगी। ये पुरानी ग्लोरी लाने के लिए कर रहे थे। और उसी समय और 2-3 चीज़ और कर रहे थे। लालू यादव को वो वाजपेयी ने तो नहीं डाला ना कभी भी, वो कि वो उनका कन्विक्शन तो लालू का जो हुआ है, लालू यादव का, वो वाजपेयी के समय में नहीं हुआ, वो मनमोहन सिंह के समय में 2013 में हुआ। और राहुल गांधी ने इंश्योर किया कि ये आदमी कभी पार्लियामेंट का मुंह न देख सके। तो ये ऑर्डिनेंस फाड़ के, हाँ, फिर तो फिनिश ये इनको कर रहे थे। आज जिनके साथ दोस्ती, मतलब ये लोग साथ में अच्छा कि इन्हीं लोगों को लालू यादव और क्षेत्रीय खत्म करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया, खत्म तो इनको कर रहे थे, साथ मटन बना रहे हैं, और उसमें फुल पैकेज दिया इनको। अब सर ठीक, क्योंकि थोड़ा सा प्रोग्राम में रोज हमसे कहते हैं समय बढ़ाओ समय बढ़ाओ, आप भी मेरे साथ चलेंगे ना ये बात सिफारिश करने के लिए? अच्छा ठीक है। अब सवाल सर ये है इस चुनाव का, राहुल गांधी चुनाव को ले जाना चाह रहे हैं जात पर, और प्रधानमंत्री ले जाना चाह रहे हैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए। चला क्या इस चुनाव के अंदर? व्हाट यू फील, जात चली या नहीं चली? अलग अलग सीट पे कई सारी सीट ऐसी हैं जो जहाँ पे जात चली है और जात के हिसाब से वोटिंग हो रहा है। कई सारी सीट ऐसी हैं जहाँ पर नेशनल पर्सपेक्टिव, जिसकी आप बात करते हैं, नेशनलिज्म या इन सारी चीज़ों की, उसके आधार पर वोट हुआ है। बीजेपी के लिहाज से अगर बात करें तो पिछले चुनाव से अगर कंपेयर करें तो पिछले चुनाव में लगभग 131 सीट ऐसी थी जो कि SC/ST रिजर्व वाली सीट थी, उसमें से 82 पे बीजेपी ने सफलता हासिल की थी। SC की बात कर लें तो 46 में से लगभग 31 से 32 के आसपास बीजेपी के पास हासिल हुई थी। तो इस कंडीशन में बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस एम्बिशियस आंकड़े की वो बात करती है
वहाँ पर इन सीटों पे फिर से वो अच्छा प्रदर्शन करे। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि जो बीजेपी के लिए अपोजिशन के आरोप में जो एक आरोप कंसर्न है, वो कंसर्न ये आरोप था आरक्षण वालों को लेकर, उसका कार्ड के तौर पे बीजेपी ने एक जो नैरेटिव चलाया, दूसरा ग्राउंड पे अपने उस कम्युनिटी के नेताओं को, चाहे दूसरे राज्य से भी हों, उनको भेज के लगातार इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की गई है। अब तो चलिए चुनाव निकल ही गया, उसका भी काउंटर शायद दूसरे तीसरे फिर से बीजेपी ने शुरू कर ही दिया था, लगातार कर दिया था। आप बताइए सर, चुनाव जात पे गया या किस पे गया? देखिए, जात पर ले जाने की राहुल गांधी ने कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, मैं बड़ा प्रिसाइसली सिर्फ 3 शब्दों में इलेक्शन के तीनों इश्यू समझा दूंगा: राम, राशन, राष्ट्रवाद। उसके आसपास आप सबको जोड़ लीजिए, इसी पर यह इलेक्शन गया है। आप जब अंतिम परिणाम देखेंगे तो इन चीजों के इंडिकेशंस आप जरूर देखेंगे। सर, जो अच्छा आप ये मैंने आपसे पूछा नहीं, राहुल गांधी जो कहते हैं जितनी आबादी उसका उतना हक, जिसको आपने अभी एक्सरे कहा था, आप यू सपोर्ट दैट एक्सरे थिंग और नॉट? देखिए, मैं डाइवर्सिटी का सपोर्टर हूं, बहुत स्टॉन्च, सोशल जस्टिस का बहुत ही गंभीर मतलब समर्थक हूं, उसमें नो कॉम्प्रोमाइजिंग है, क्योंकि ये एक्चुअली 2 तरह से बहुत जरूरी है। तो ये ओबीसी जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होनी चाहिए, बिल्कुल समर्थक मैं हूं, और इसमें कोई मतलब सेकंड थॉट नहीं इसको लेकर। ग्लोबली दुनिया ने मान लिया है कि डाइवर्सिटी और ज्यादा से ज्यादा सोशल ग्रुप से मिडिल क्लास फॉर्मेशन जिन देशों में हुआ है, वही देश आज की तारीख में अमीर देश हैं। तो ये दूसरी मांग ये मार्केट साइज बड़ा करता है। जो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई जो जितना है उसका उतना दे दो। ये नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, नंबर 1। दूसरा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो आइडिया है उनसे लेकर इनको दे देंगे, ये भारत में इसलिए नहीं चल सकता है क्योंकि भारत की एक यूनिक स्थिति है, यहाँ पर आदमी जनरेशनल वेल्थ में भरोसा करता है, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कमाता है। मतलब 70 साल का आदमी भी वो थोड़ा वजन कम तौल देगा कि बच्चे को थोड़ा और दे के जाएंगे, और उसमें वो अपनी बेटी का भी हक मार सकता है, बेटी का भी, क्योंकि बेटे को देना है। इस देश में अगर आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे और इनहेरिटेंस टैक्स कहेंगे तो एक तो चलेगा नहीं, ये आइडिया यहाँ का नहीं है। और उसके बाद कि आप क्या कास्ट सेंसस को लेकर राहुल गांधी सीरियस थे? इस देश में कास्ट सेंसस रोका किसने? हो रहा था ना अंग्रेजों के समय तक, नेहरू के सरकार में पहली बार रुका है। तो आप अपनी हिस्टोरिकल लिगेसी को छोड़कर आप कहेंगे, और सारे सेंसस कांग्रेस के समय हुए, मैक्सिमम एक को छोड़ दें तो कांग्रेस को अगर करवाना होता तो कांग्रेस करवा चुकी होती ना। अब पता नहीं राहुल गांधी कितने सीरियस है, और सीरियस है तो अपने कम से कम कर्नाटक में इन्होंने करवा रखा है, उसका रिपोर्ट ही जारी कर देते। 20 साल में पहली बार बोल रहे हैं। कर्नाटक वाला रिपोर्ट तो जारी कर देते। इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक शब्द कहा, 2011 बड़ी मजाक बता रहा हूँ, इन्होंने राहुल गांधी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, अंग्रेजी में बड़ा टिपिकल शब्द है, उसको प्रोनाउंस भी कैसे करते हैं? निहिलिस्ट। आप गूगल कर लीजिएगा, निहिलिस्ट। इन्होंने जो उसका अर्थ बताया, वो आदमी जो सब कुछ बर्बाद करना चाहता है, वो विध्वंसवाद है एक्चुअली एक तरह से। राहुल गांधी को आप इतना डिस्ट्रक्टिव मानते हैं कि सब बर्बाद कर देना चाहते हैं कि वो देखिए कांग्रेस की लेगेसी क्या है, गांधी जी की पॉलिसी जो थी वो इस देश के सारे लोगों को साथ लेकर कुछ चलने वगैरह के रही होगी, जो उसमें बजाज भी थे उनके साथ, बिरला भी थे, बिरला के घर में उनका देहांत हुआ है, मतलब जो हत्या हुई है, वो शेखसरिया, हिम्मत सिंह का, सिंघानिया, इनके साथ मिलकर, इंडियन कॉर्पोरेट के साथ मिलकर स्वदेशी का आंदोलन इंडियन कॉर्पोरेट के लिए था कि इनका बिजनेस चले। आज की तारीख में राहुल गांधी इंडियन कॉर्पोरेट्स को हेट्रेड की वस्तु बना देना चाहते हैं, जिससे आदमी नफरत अडानी अंबानी को गाली बना दिया उन्होंने, सबको, सारे कॉर्पोरेट्स को। यार ये मतलब जैसे देखिए ना, ये आज मेरा मन करता है कि अभी मैं गाड़ी उठाऊं और चला जाऊं बिहार, तो मैं कार से जा सकता हूं क्योंकि वो एक्सप्रेसवे बना है। ये भट्टा परसोल करके वहां पर आंदोलन करके रुकवा रहे थे इस हाईवे को। तो ये जो इनका मैं नष्ट कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, ये जैसे वो एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, एक शॉर्ट सेलर है कि मार्केट गिर जाएगा तो पैसा कमाएंगे, उसको लेकर वो नाच गए और इस चक्कर में उन्होंने कितने लाख करोड़ का नुकसान कर दिया। जानबूझकर करते हैं या समझ नहीं पाते हैं? उनकी ट्रेनिंग मार्क्सवादी है असल में, उनके जो टीचर्स वगैरह हैं वो मार्क्सवादी टीचर्स हैं, और अभी मार्क्सवादी लोग उनके आसपास हैं। मार्क्सवाद ने दुनिया में कहीं वेल्थ क्रिएशन नहीं किया, कहीं गरीबी नहीं हटाई है। इस समय बंगाल के गाँव की जो गरीबी है उसकी तुलना सिर्फ उड़ीसा के कुछ गाँव से हो सकती है, भारत में इतने गरीब गाँव कहीं नहीं है। तो ये अगर लेफ्ट आइडियोलॉजी और मार्क्सवाद ने करता क्या है, वो गरीबी का बंटवारा करता है। आपको प्रोस्पेरिटी क्रिएट करो ना, फिर बांटोगे ना। तमिलनाडु सरकार आज की तारीख में इतने वेलफेयर के स्कीम्स क्यों चला पाती है? जेब भरी हुई है, भारत की आधी फैक्ट्री तमिलनाडु में है, तो वो बांटती है। अब मुझे 2-3 लीडर्स और डिस्क्राइब कीजिए मेरे लिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव। लालू यादव तो अब देखिए इतिहास है, मेरे उस पर कुछ बोलूंगा नहीं। उनके एक ऐतिहासिक अच्छी भूमिका भी एक समय में रही है, जब उन्होंने मतलब लोअर कास्ट को बोलने का अधिकार वगैरह दिया था, लेकिन वो एंटी डेवलपमेंटिज्म के भी प्रतीक हैं। 15 साल के उनके जो लगातार निरंतर कार्यकाल रहा, उसमें बिहार देश का सबसे पिछड़े राज्यों में था और पिछड़ा राज्य ही रह गया। ऐसा नहीं कि लालू ने बनाया,
वो जगन्नाथ मिश्रा और बिंदेश्वरी दुबे के समय ही ऑलरेडी सबसे पिछड़ा रहा है, जो उनकी हो चुका उनकी था। लेगेसी बैकवर्डनेस है, बैकवर्ड्स के लिए काम करना था, लेकिन बैकवर्ड बना के मतलब छोड़ वो दिया। बैकवर्ड बनाता और मतलब एंटी डेवलपमेंटिज्म में ममता कहूंगा उसको, बनर्जी। जो कि लोहिया पॉलिटिक्स में ममता है। बनर्जी ममता बनर्जी को मैं अगर जो डिफाइन करने बोलेंगे तो वो अपीजमेंट, उनको मैं एक वर्ड में डिफाइन मुस्लिम अपीजमेंट, मुस्लिम अपीजमेंट, प्योर प्योर वही उनकी पॉलिटिक्स है। और कंटिन्यूटी उनकी ये है जो लेफ्ट की भी थी, अपर कास्ट हिंदूज प्लस मुस्लिम, बाकी सबको माइनस करो। राहुल को आपने बता ही दिया, तोड़ फोड़ कर राहुल इज डिस्ग्रंटल्ड मार्क्सिस्ट, निहिलिस्ट, एनार्किस्ट, दिस सॉर्ट ऑफ समथिंग मार्क्सिस्ट, बड़े भारी भारी शब्द इस्तेमाल किए राहुल गांधी के लिए आपने। Right. अंत में नरेंद्र मोदी इज कंटिन्यूटी ऑफ दिस कंट्री, और स्पेशली इकोनॉमिक्स में वो नरसिम्हा राव का कंटिन्यूशन है। और एक उन्होंने एड ऑन जो किया है वो इंडिया की प्राइड को वो एक तरह से रिकिंडल कर रहे हैं, और इतना ही से मैं मानूंगा। और तीसरा उनके डिफाइन उनको मैं करूंगा कि वो भारत में सबल्टर्न हिंदुत्व, जो मतलब निम्न वर्गीय हिंदुत्व है, क्योंकि अपर कास्ट हिंदू जो इलीट है, शहरी है, वो सब इस समय देखिएगा आप जनरली राहुल वगैरह के असर में है। जो सनातनी ग्रामीण रामायण को लाल कपड़े में बांधने वाला जो हिंदू है ना, वो है असल में मोदी के साथ, ठीक है, जो कि नीचे और मोदी उसके साथ है। मोदी अच्छा ठीक है। नीड ऑफ द नेशन, वन लीडर। लीडर नहीं, मैं उनको मैं कहूंगा कि कंटिन्यूटी ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ नरसिम्हा राव, आई थिंक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर इंडिया, जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जो कंटिन्यूटी अभी है। यस, तो नरेंद्र मोदी इज नीड ऑफ द नेशन। नहीं, मैं उस तरह, मैं पॉलिटिक्स में उस तरह से आदमी बोल दीजिए दिलीप भाई, क्यों शर्मा रहे हैं? बोल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, जो बोल दीजिए ना। इसको हमारे यहाँ कहते हैं मन मन भावे मुड़ी हलावे, इसके हमारे यहाँ कहते हैं मन मन भावे मुड़ी हलावे। जबरदस्ती तो हमसे जबरदस्ती भगवान भी नहीं बुलवा सकता है, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ कि वी नीड कंटिन्यूटी, क्योंकि देखिए भारत की सारी प्रोस्पेरिटी अभी जो दिख रहे हैं ना आसपास, ये गाड़ियों की लाइन आपके ऑफिस के बाहर जो दिख रही है ना, जो नहीं थी, स्कूटर वाला देश था। मतलब क्लास 4 ऑफिसर्स के दिल्ली में जो घर बने हुए हैं, उनमें स्कूटर का गैरेज है, राइट। अभी वहां सामने 3 कार खड़ी होती है एक घर के बाहर। सो दिस इज मेरे गांव में इस समय एक घर नहीं है जिसमें कि एक बाइक नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोसेस है ये पिछले 30 साल का है। और ये प्रोसेस रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। अब नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज उस दिशा में हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी निश्चित रूप से उस दिशा में। ऑलराइट, ठीक है। नहीं जरा आप बोलिए। मैं सिर्फ एक लाइन, अब आप आखिर में कुछ और आपको अगर उनसे कुछ निकलवाना है तो मैंने कह दिया मन मन भावे मुड़ी हलावे दिलीप भाई के लिए। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो निहित से शब्द बोला ना, निहिलिस्ट, हाँ, जो भी है, जिसके लिए भी बोला, मैं उनके लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। एज इन व्हाट? अब ये किसके लिए कह रहे किसके लिए हैं, क्या? पूछ लीजिए अब आप। चलिए ठीक है। अच्छा ठीक है, आज सब आदमी एक ही के पीछे पड़ गए। आप जरा इस चुनाव में अंत में जो क्योंकि आखिर में व्यूअर को चाहिए वही खुराक, तो एक फेज का चुनाव बस रह गया है, अभी तक गाड़ी पार है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जो लोग भी डाउट कर रहे हैं नंबर्स को लेके, मैं शुरू से कह रहा हूँ इस बात को कि 4 जून को उनको झटका लगेगा। और आज अगर वो 7-8 फैक्टर्स, पैरामीटर्स के आधार पर जो कि किसी चुनाव को तय करते हैं, उसके आधार पर खुद सोच लें तो उनको रिजल्ट मिल जाएगा। अनलेस अनटिल वो बायस ना हो और किसी पार्टी विशेष से ना जुड़े हों, सामान्य दिमाग से आप समझिए कि लीडर कौन, लीडरशिप किसकी अच्छी, संगठन किसका अच्छा, मुद्दे किसके अच्छे, ढांचा किसका अच्छा, संसाधन किसके पास बेहतर, रिजल्ट सामने। एक आखिरी चीज मैं मेरे तरफ से ऐड करना चाहूँगा कि एक गलती जो कांग्रेस की, अगर सबसे बड़ी गलती इस चुनाव में जो हुई है, अगर मुझे कोई पॉइंट आउट करने के लिए बोले, तो मुझे लगता है उनके घोषणा पत्र में 2 चीज़ें उन्होंने गलत डाल दी। एक तो कि EWS में तमाम जातियों को इंक्लूड करेंगे, ये कांग्रेस की एक बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि भारत में अभी भी नैरेटिव, चुनाव का पैसा, विमर्श, इसको तय करने में जो EWS के अंदर अभी हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उनको सिर्फ 10% दिया जा रहा है। उसकी संवैधानिकता पे बहस हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने इसका लोकसभा और राज्यसभा में समर्थन किया है। आपने जिस EWS का समर्थन किया है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए कि इससे हमको कोई किसी का SC ST OBC का वोट मिलेगा, आपने ये गलत कर दिया। असल में आपने किया इससे क्या कि आपने बाकी पार्टियों का भी नुकसान कर दिया कि उनको जो मिलता भी, अब जैसे राजपूत वोट जनरली सपा और RJD दोनों को मिलता है, वो लोकल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कहीं भूमिहार के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, कहीं ब्राह्मण राजपूत कॉन्फ्लिक्ट में मिलता है।
अभी आपने उनको नुकसान कर दिया। दूसरा कि आपने जब कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में आप रिजर्वेशन देंगे, उसमें माइनॉरिटीज़ और ये सब जब इंक्लूड कर लिया, तो ये दो चीज़ों की वजह से आपको एक तरह से आपने अपर कास्ट को, जो आपके साथ आ भी सकता था, उसको आपने जूते मार के बाहर कर दिया। उसमें एक और शब्द है सर, मेजॉरिटेरियनिज्म, बहुसंख्यकवाद नहीं चलने देंगे, तो वो तो सभी के लिए है। तो ये तो लोकतंत्र है, ये पसंद आए ना आए, मेजोरिटेरियन बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, इसमें आप अल्पसंख्यकों को ध्यान रखिए, लेकिन आपको इतना ब्लेटेंटली ये सब करने की जरूरत नहीं है। यार इतना नजदीक से आप पूरा चुनाव देख रहे हैं और फिर ये बताने को तैयार नहीं कि हो क्या रहा है चुनाव में, बताइए। नहीं, वो गिव अस अ हिंट, व्हाट इज योर गट फील? मैं सिद्धांत रूप से भी बात कर पाऊंगा नाम, लेकिन मैं बात नहीं करना, वो इसलिए नहीं करने के पीछे वजह है बहुत साफ साफ कि मैं बता रहा हूँ ना, जिस दिन मुझे घोष साहब और जयंत साहब बता देंगे ना किसको वोट डाला है, सुबह चाय पीते हुए या मॉर्निंग वॉक करते हुए, उस दिन मैं बताता हूँ। कोई नहीं बताता है यार। चलिए, ये तो अब उनकी मर्जी है, हम कोशिश ही कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है बहुत कुछ कह गए दिलीप साहब ने, बहुत कुछ बताया उन्होंने, काफी कुछ नरेंद्र मोदी की शख्सियत के बारे में, उनकी सरकार की पॉलिसीज के बारे में कमेंट किया है। राहुल गांधी के बारे में आपने सुनी लिया, उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रक्टिव मार्क्सिस्ट थॉट से घिरे हुए ऐसे व्यक्ति हैं। अब इस चुनाव में इन दोनों लोगों को तराजू पे रख करके जनता तौली रही है, देखिए क्या होता है। 4 जून तो ये खड़ा है सामने, पता चल जाएगा। दिलीप साहब बहुत शुक्रिया, आप आज प्रोग्राम में, आज बहुत धन्यवाद आपका। दीपक जी बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका भी। आपका शो कॉफी पर कुरुक्षेत्र यूं ही लगातार चलता रहेगा 7 दिन, और आप भी हमारे साथ बने रहेगा। आपसे अगली मुलाकात कल 6 बजे नए मेहमान के साथ।